डिस्क्रिमिनेशन दोनों सेक्टर में है, पब्लिक में भी है, प्राइवेट में भी है, लेकिन प्राइवेट में ज्यादा है, 52% है, गवर्नमेंट में कम है। और उसमें और एक मुद्दा हमने समझ लेना चाहिए, जो आपने जो बात की कि प्रमोशन की बात की है, आपने पूछा मुझे, यदि आप वेज इनकम ले ले, सैलरी ले ले, तो हमें ये पता चल जाता है कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में लोअर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है और ऊपर में थोड़ा सा कम है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऊपर वाले जॉब में है, लोअर वाले में कम है। कि यदि शेड्यूल कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन न हो और मेरिट के बेसिस पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिले तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, इनकम ज्यादा बढ़ेगा, पॉवर्टी कम रहेगी। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसकी एम्प्लॉयमेंट कम होती है, इनकम कम होती है। वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन है तो वो वेजेस कम होती है। लोअर ऑक्यूपेशन में उनको डालते हैं तो वहां वेजेस कम होती है, इनकम कम होता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। जो डिफरेंस है हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट में या रोजगार में, उसका 70% डिफरेंस जो है वो जातीय भेदभाव की वजह से है। तो इसका असर आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका ज्यादा है, अर्बन में भी है, रूरल में भी है। अच्छा, सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है, हायरिंग में नहीं होता है, वेजेस में भी होता है कि आपको ले तो लिया लेकिन आपको वेजेस कम दे दी, वो इक्वली क्वालिफाइड हो आप हाई कास्ट के साथ। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने चिंतक, विचारक, लेखक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोराट सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के साथ आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो किताब आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये जो किताब है इसे आप देख सकते हैं। इस किताब का शीर्षक है शेड्यूल कास्ट इन द इंडियन लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी। ये शीर्षक है इस किताब का और ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित की है और जिसे लिखा है डॉक्टर सुखदेव थोराट सर, एस माधवेश्वरन और बीपी वानी ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस किताब के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है, जो लेबर मार्केट है, इसमें शेड्यूल कास्ट के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और किस तरह से वो फिर से पॉवर्टी की तरफ जाता है और किस तरह से इस किताब की स्टडी का इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी ये किताब नई आई है और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया है। ये जो किताब प्रकाशित हुई है, जिसे आपने लिखा है, इसका मेन फोकस क्या है? ये किताब जो है, ये जो दलितों में, स्पेशली शेड्यूल कास्ट में जो रेगुलर सैलरीड वर्कर है, हाँ, उसका नौकरियों में जो भेदभाव होता है नौकरी मिलने में, वेजेस में और ऑक्यूपेशन में, इसको ये एस्टिमेट करता है कि उनका डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है। उनके जो रोजगार की जो फीचर्स है वो भी उसमें डिस्कस है। और फिर इस डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का जो असर है उनके इनकम पे कम होने पे कैसा होता है और फिर उससे वजह से उनकी पॉवर्टी, रेगुलर सैलरीड वर्कर की पॉवर्टी कैसी बढ़ जाती है, ये इसका मेन थ्रस्ट है। और इसके लिए फिर आखिरी में हमने इसमें सॉल्यूशन भी दिए हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है शेड्यूल कास्ट के एम्प्लॉयज के साथ में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर भी हो, तो क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन की यहाँ जरूरत है इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए? और क्या क्या संभावनाएं हैं कि जिसे आप इस किताब के माध्यम से लिखते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन रोका जा सकता है? इसमें एक मुद्दा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1919 से रोजगार में रिजर्वेशन की डिमांड की है। हाँ। लेजिस्लेशन में की है, रोजगार में की है, एजुकेशन में की है, लेकिन रोजगार पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया। लेकिन ज्यादातर उन्होंने रोजगार गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों सेक्टर में रिजर्वेशन हो, ये डिमांड उन्होंने की है, क्योंकि उनका ये कहना था कि शेड्यूल कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री में एंट्री नहीं थी, पुलिस में एंट्री नहीं थी, तो वो तो स्वाभाविक ही था। लेकिन फाइनली ये हुआ कि सरकार ने जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में किया नहीं।
ये एक मुद्दा हमें यहाँ समझ लेना चाहिए, वो ये है कि आप यदि शेड्यूल कास्ट को देख ले और उनके टोटल यदि हम हाउस होल्ड ले ले इंडिया में ऑल टुगेदर, घर कहो या टोटल जनता वर्कर कहो, तो हमें ये दिखता है कि उनको हजारों सालों से राइट टू लैंड, राइट टू बिजनेस, राइट टू एजुकेशन न होने की वजह से उनमें लैंडलेस का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। और इसलिए उनका ये होता है कि वो बेसिकली वेज लेबर पे डिपेंड करते हैं, कैजुअल वेज लेबर पे डिपेंड करते हैं। तो आज की तारीख में हम 2017-18 का डेटा ले ले और शेड्यूल कास्ट के पूरे हाउस होल्ड ले ले या वर्कर ले ले, तो उसमें ऐसा है कि 60% जो है वो वर्कर है। अच्छा। और ओनली 40% फार्मर और एंटरप्रेन्योरशिप में है, जबकि हाई कास्ट का एंटरप्रेन्योरशिप और फार्मर का प्रोपोर्शन 56% है। तो 60% जो शेड्यूल कास्ट है वो वेज लेबरर है। अच्छा, वेज लेबरर के दो हिस्से है। एक जो है जो कैजुअल है, वो डेली बेसिस पे काम करता है, डेली बेसिस पे उसको वेज मिल जाती है, उसको कैजुअल वर्कर कहते हैं। दूसरा जो है वो रेगुलर सैलरीड है, जो 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल 3 साल के लिए एम्प्लॉयड रहता है या परमानेंटली रहता है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए तरक्की का एक ही तरीका है, वो ये है कि उसकी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बढ़े। उसी से आज तरक्की हुई है। एजुकेशन की वजह से वो पढ़ा है और रेगुलर सैलरी में जा रहा है और रिजर्वेशन के थ्रू उसको वो एंट्री मिल रही है। तो शेड्यूल कास्ट की जो तरक्की है वो इस पे डिपेंड करेगी कि उसको रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा मिलती है। अच्छा, आज सिर्फ 20% मिल रही है। 60% वर्कर है रेगुलर, उसमें से सिर्फ 20% है, लेकिन उसी से तरक्की हो रही है। तो ये हमने समझ लेना चाहिए। लेकिन हम ये पाते हैं कि जो ये रेगुलर सैलरीड मार्केट जो है, रेगुलर सैलरीड हम उसको कहेंगे कि जिसको 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की या परमानेंट नौकरी हो। कैजुअल लेबर जो होता है उसको डेली वेज मिल जाती है। तो रेगुलर सैलरीड वर्कर जो है, यदि उसके हम फीचर देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि उसका प्रोपोर्शन 20% है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। लेकिन 78% शेड्यूल कास्ट वर्कर जो इनफॉर्मल वर्कर है। इनफॉर्मल वर्कर का मतलब क्या है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है। 1 साल की है, 2 साल की है, 6 महीने की है। लगभग 60% शेड्यूल कास्ट रेगुलर सैलरीड ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। उसे 17% जो है वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का जो वर्कर है वो इनफॉर्मल इसलिए है कि उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, और दूसरी सोशल सिक्योरिटी बहुत कम है। सोशल सिक्योरिटी में जिसमें हम कहेंगे पीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल इंश्योरेंस, तो बड़ा इनसिक्योर तरीके से रेगुलर सैलरी जॉब में वो है। एक तो ये उसका एक फीचर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भाई इसका भेदभाव होता है, उनको नौकरी नहीं मिलती जाति की वजह से, मेरिट हो फिर भी नहीं मिलती। तो ये तो उन्होंने कहा, लेकिन अब हम 70 साल के बाद ये पहली बार उसको एस्टिमेट कर रहे हैं कितना है डिस्क्रिमिनेशन रोजगार में। तो 2018 का डेटा से हमने ये पाया है इसमें कि यदि हम शेड्यूल कास्ट ले ले और हाई कास्ट ले ले और उसका एम्प्लॉयमेंट रेट ले ले, तो उसमें ये पाया जाता है कि शेड्यूल कास्ट का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है हाई कास्ट की तुलना में। उनको एम्प्लॉय, इसलिए उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो है आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कि शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप तो फिर दोष नहीं दे सकते हो कि भाई आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये स्टडी ये बताती है कि बेसिक क्वालिफिकेशन होने के बाद भी सिमिलर क्वालिफिकेशन शेड्यूल कास्ट का हो, सिमिलर क्वालिफिकेशन हाई कास्ट का हो, फिर भी शेड्यूल कास्ट को नौकरी नहीं मिलती है। और वो जो नौकरी नहीं मिलती है उसका डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लगभग 75% है। अच्छा। इसमें मैं भी शॉक हो गया कि जो डिफरेंस है हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट में रोजगार में, उसका 70% डिफरेंस जो है वो जातीय भेदभाव की वजह से है। तो इसका असर आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका ज्यादा है, अर्बन में भी है, रूरल में भी है। अच्छा, सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है, हायरिंग में नहीं होता है, वेजेस में भी होता है कि आपको ले तो लिया लेकिन आपको वेजेस कम दे दी।
इक्वली क्वालिफाइड हो आप हाई हाँ, कास्ट के साथ। फिर भी फिर दूसरा डिस्क्रिमिनेशन क्या है आपका कि आपको नौकरी दे दी लेकिन आपको ऐसे काम में दे दिया जिसमें वेजेस कम है या इंफीरियर है। हाँ हाँ तो ये हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी की प्रोविजन होने के बाद लॉज में इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेशन पोजीशन प्रोविजन होने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट का एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। इसकी वजह से उसका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और स्पेशली 15 से 19 साल का जो लड़का है हमारा, जो आज देखते हैं आप कितना अनएम्प्लॉयड है, वो गांव में जाता है वापस, उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये किताब जो है ये बात आगे ला रही है। एक मुद्दा कहूँगा मैं, वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन दोनों सेक्टर में है, पब्लिक में भी है, प्राइवेट में भी है, लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा है, 52% है, गवर्नमेंट में कम है। और उसमें और एक मुद्दा हमने समझ लेना चाहिए, जो आपने जो बात की कि प्रमोशन की बात की है, आपने पूछा मुझे, यदि आप वेज इनकम ले ले, सैलरी ले ले, तो हमें ये पता चल जाता है कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में लोअर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है और ऊपर में थोड़ा सा कम है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऊपर वाले जॉब में है, लोअर वाले में कम है। ये गवर्नमेंट में लोअर वाले में ज्यादा क्यों है? इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले में डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं, उसका कारण ये है आजकल सारी रिक्रूटमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चल रही है, एजेंसी के थ्रू चल रही है। वो अपने लोगों को वो फेवर करते हैं, अपने गांव के, अपनी जाति के लोगों को। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि चूंकि शेड्यूल कास्ट का ऊपर लेवल वाली पोस्ट में डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक सेक्टर में होता है, उनको वहां सेफगार्ड होना बहुत जरूरी है। और सेफगार्ड सिर्फ आप प्रमोशन के थ्रू दे सकते हैं। तो आपने जो ये सवाल पूछा कि उनको प्रमोशन होना चाहिए, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और जो महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन ली है प्रमोशन नहीं देने की, मेरा ख्याल है वो गलत है, वो एक अन्यायकारी है शेड्यूल कास्ट की प्रति। तो ये मैं जहाँ तक जो मेन फाइंडिंग है ये आपको नजर आती है। लेकिन ये जैसे जिस तरह की अपनी फाइंडिंग्स की और आपने कहा कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमोशन नहीं दिया, ये बहुत गलत बात है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो दोनों सेगमेंट में ऑक्यूपेशन और वेजेस पे भी काफी डिस्कशन होते हुए हमने देखा है। कई बार ऐसे होता है कि काफी काबिल भी हो फिर भी उसको उसके वेजेस को नहीं बढ़ाया जाता है और हमेशा उसके ऑक्यूपेशन से उसे डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश भी होती है। तो इसको कैसे रोका जाए? इसको दो बातें हैं। इसके रोकने की दो तरीके हैं जहाँ तक उपाय की बात है। एक तो यह है कि पब्लिक सेक्टर हम ले ले, मान लीजिए जहाँ रिजर्वेशन है, तो पहली बात तो यह है कि ये स्टडी ये प्रूव करती है कि शेड्यूल कास्ट जो ऊंची जगह पे है उनका भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए उनको वहाँ प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने नहीं एक्सेप्ट किया, कर्नाटका गवर्नमेंट अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहा है, हमने गलत किया हुआ है। दूसरा, नीचे साइड में जो है लोअर कैटेगरी के जो जॉब है सी एंड डी, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है। उसका कारण मैंने बताया है कि आजकल पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी, सरकार एडवर्टाइज करती थी, सरकारी इंटरव्यू लेती थी। आज 3 नए तरीके आ गए हैं। एक आ गया कि आपने एजेंसी ले ली है, उससे आप नाम लेते हो। तीसरा है naukri.com, उस पर आप रजिस्टर करते हो। और चौथा है ऑन कैंपस सिलेक्शन, वो कंपनी आएगी कैंपस में, मेरिट लिस्ट लेंगी, दे देगी, उसमें कोई मेरिट ये देखा नहीं जाता। तो इसकी वजह से ये हो रहा कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिमिनेटरी है CNDG जॉब में। तो उसकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि सरकार खुद रिक्रूट करे। वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, कोई आपत्ति नहीं है, रखना है तो रखना नहीं चाहिए, लेकिन रखते हैं तो सरकार इंटरव्यू कर ले, सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, सरकार डायरेक्ट सैलरी दे दे। आज तो ये हो रहा कि सैलरी वो एजेंसी को जाती है, वो उसमें से आधा अपने पास रख ले, आधा इसको देता है। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए कि लोअर लेवल की जॉब जो है वो डायरेक्ट सरकार रिक्रूट करे और डायरेक्ट उनको पेमेंट करे, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो। और ऊंची वाली पोस्ट में तो रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन कम है, इधर 16% है, वहां 12% या कभी कभी 8% है। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है कि प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी मिन्नतें करके फाइनली अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी एक्सेप्ट की थी, लेकिन उसमें रिजर्वेशन हायरिंग में है नहीं। उसमें क्या करते हैं वो कहते हैं हम कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे। तो उसमें क्या कहेंगे, हम स्कॉलरशिप देंगे ताकि एजुकेशन ले ले। जो प्रोफेशनल लड़के हैं, इंजीनियर्स वगैरह है, उनको हम ओरिएंटेशन देंगे एक महीने का, ताकि उसको सुटेबल बनाए जॉब मिलने के लिए, और बिजनेस को प्रमोट करें।
तो ये प्रमोशन का काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। लेकिन ये स्टडी बता रही है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन है रोजगार में। इक्वली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट को जॉब नहीं मिलती, हाई कास्ट को मिलती है। हमने इसमें ये भी एस्टिमेट किया है कि हाई कास्ट को कितने % एडवांटेज होता है और शेड्यूल कास्ट को कितना डिसएडवांटेज होता है जाति की वजह से। तो मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर ये मान ले कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो रिजर्वेशन पॉलिसी ये हायरिंग में शुरू कर ले। क्योंकि ये डेटा बड़ा साफ तरीके से बता रहा है कि उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए उनका अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा भी है। अच्छा, इसका असर पॉवर्टी पे होता है कि इसमें हमने एस्टिमेट किया, जो पहली बार किया हुआ है, कि यदि शेड्यूल कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन न हो और मेरिट के बेसिस पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिले तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, इनकम ज्यादा बढ़ेगा, पॉवर्टी कम रहेगी। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसकी एम्प्लॉयमेंट कम होती है, इनकम कम होती है। वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन है तो वो वेजेस कम होती है। लोअर ऑक्यूपेशन में उनको डालते हैं तो वहां वेजेस कम होती है, इनकम कम होता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। इसमें हमने देखा है कि लगभग 9 परसेंटेज पॉइंट से पॉवर्टी शेड्यूल कास्ट में बढ़ती है यदि डिस्क्रिमिनेशन हो तो। यदि डिस्क्रिमिनेशन हो तो 9 परसेंट पॉइंट कम होगी। सो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव एज ए सोर्स ऑफ पॉवर्टी, हाई पॉवर्टी अमंग शेड्यूल कास्ट इज ए रीजन, जो थ्योरी पे कहा जाता था, विवेचन में बोला जाता था। यहाँ हमने स्टैटिस्टिकली प्रूव किया है, जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर भी उसको मना नहीं कर सकता। यस। तो ये जो सारा इम्पैक्ट होता है, जो सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, उसका असर पॉवर्टी पर भी होता है। जी, ऐसा आपने उसको डिफाइन किया है, उसमें स्टडी भी की है। तो ये जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका असर पॉवर्टी पे भी होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह की पॉलिसीज हमने डिफाइन करनी चाहिए गवर्नमेंट ने भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हो, पब्लिक सेक्टर के लिए हो, या पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए हो, या गवर्नमेंट लेवल पे हो, कि किस तरह की पॉलिसीज डिफाइन हो कि पॉवर्टी भी हटे और डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो। 2 तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। एक जो है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए तो रिजर्वेशन की पॉलिसी बाबा साहब ने दी है, वो पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए और सभी जॉब के लिए होनी चाहिए, प्रमोशन में भी होनी चाहिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होनी चाहिए। वो जॉब में भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि जॉब में वो जब जाएगा तब जब उसकी एजुकेशन ठीक ठाक होगी, और वो गरीब होने की वजह से एजुकेशन नहीं ले सकता है। तो आज जो है उसका एजुकेशन ड्रॉप आउट ज्यादा है, एजुकेशन रेट कम है। तो ड्यूअल तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए कि उसकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उसको सपोर्ट करे, और जिसके वजह से वो कैपेसिटी बढ़े और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के रिजर्वेशन में चले जाए। दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन पा रहा है, इक्वली क्वालिफाइड लोग हैं, यदि वो उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसके वजह से उनका अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो रिजर्वेशन मेरा ख्याल है प्राइवेट सेक्टर में शुरू करना चाहिए। ये रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी। लेकिन अमन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबा साहब ने दूसरी पॉलिसी भी बताई, साथ साथ ड्यूअल पॉलिसी बताई। वो ऐसे कि हिस्ट्री में उनको जमीन का अधिकार नकारा गया, धंधे का अधिकार नकारा गया, एजुकेशन का नकारा गया, और आज भी वो लैंडलेस है बहुत ज्यादा। आज भी बिजनेस में बहुत कम है, एजुकेशन लेवल कम है। वो पास्ट इम्पैक्ट है। रिजर्वेशन क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग आपका एजुकेशन है तो आपको स्पेस देता है, स्पेस मिलती है, ठीक है ना। तो बाबा साहब ने यह कहा था कि इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट की पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए, इन एडिशन टू दी रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसको अब हम कह रहे हैं कि उसको रिप्रेशन पॉलिसी भी कहो या कंपनसेशन पॉलिसी भी कहो, क्योंकि उनको 2-2.5 साल तक ये प्रॉपर्टी के राइट नहीं दिए गए, और इसलिए वो आज 60% वेज लेबर है। तो उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, बिजनेस प्रमोट करना चाहिए, और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए उनको फंडिंग करनी चाहिए। तो ये जो ड्यूअल पॉलिसीज है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट एज ए कंपनसेशन, वन टाइम मेजर हो, कोई बात नहीं है। सब जो लैंडलेस है उनको 5-5 एकड़ आप जमीन दे दे, और बिजनेस के लिए एक बार उनको ये दे दे, एजुकेशन के लिए लगातार दे दे। तो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट की पॉलिसी हो, और उसके साथ साथ रिजर्वेशन की पॉलिसी बोथ पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है। इक्वली क्वालिफाइड है उसको जॉब मिलती नहीं है। तो ये ड्यूअल पॉलिसी हमने लागू करनी चाहिए, जिससे उनका एम्पावरमेंट हो। लेकिन आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की पॉलिसी न होने की वजह से आज
60% वेज लेबर ही है, फार्मर नहीं है यस और एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो ये दोनों पॉलिसी साथ साथ करनी चाहिए। जैसा कि आपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कही और रिजर्वेशन पे कई स्टडीज भी आए हैं जिसमें कहा गया कि रिजर्वेशन से कोई जो जिस तरह का एक तर्क देता है कि रिजर्वेशन से मेरिट प्रभावित होता है या काम प्रभावित होता है, तो आपने भी कई स्टडीज की है। अभी रिसेंटली एक यूएस जर्नल में भी एक स्टडी प्रकाशित हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या मानसिकता है ये कि जो हमेशा रिजर्वेशन को कोसती है और उसको ही कोस के आगे जाने की कोशिश करते हैं? और जैसे कि आपने ये बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात, तो ओडिशा पहला एक स्टेट है कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर के सारे जॉब्स कैंसिल करती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी जॉब्स होंगे गवर्नमेंट लेवल के जॉब होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उन्होंने खत्म कर दिया है। तो क्या वजह है कि हमेशा रिजर्वेशन के ऊपर ही एक कटाक्ष होता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आप कोई भी इश्यू डिस्कशन के लिए ले लो। हाँ, अब मैं बहुत सारे मतलब भाषण देता हूँ, लेकिन आज आके सवाल जो आते हैं वो रिजर्वेशन पॉलिसी पे आते हैं हाँ, और बहुत सारे कारण दिए जाते हैं उसमें। पहला कारण ये है भैया कि आप शेड्यूल ट्राइब को कम क्वालिफिकेशन में अपॉइंट करते हो तो मेरिट ये हो जाती है। हाँ, दूसरा ये दिया जाता है कि भाई आपने जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ सेक्शन है उसको कभी कभी इलीट भी कहा जाता है, वो भी रिजर्वेशन ले रहा है। हाँ, और यदि उसको जरूरत नहीं है, हाँ। गरीब को जरूरत है, तो फिर इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाओ, जाति हाँ। का क्राइटेरिया क्यों लगा रहे हो? हम्म। तो ऐसे एक से दूसरा मिला के रिजर्वेशन पॉलिसी पे अटैक किया जाता है। इन सारे सवालों का जवाब मैंने एक बड़े अच्छे आर्टिकल में दिया हुआ है ईपीडब्ल्यू में, बहुत वो फेमस हो गया है, प्रेजुडिस अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी। पहला जो सवाल है कि मेरिट ये हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है सारा सार। वो ऐसे है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसमें रिपीट किया कि सब्जेक्ट टू द मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये कोई नहीं कह रहा कि क्वालिफिकेशन आप कम करके जो Yes, मिनिमम yes, चाहिए minimum एक नौकरी qualification. करने के लिए, यस, तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मान के आप नौकरी दे दिए, कम करने की कोई बात नहीं कर बात रहा नहीं, है। सही बात है। दूसरी बात यह है कि यदि एम्पिरिकल स्टडी आप ले लें कि भी वाकई मेरिट कोई कम हुआ है, इसका कोई स्टडी नहीं है, लेकिन नहीं ये एक स्टडी की है अश्विनी देशपांडे ने, मैं कोट करता हूँ, उसने रेलवे की स्टडी की है। हाँ। रेलवे इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पीपल एंड रिजर्वेशन के बहुत ज्यादा लोग उसमें हैं। उन्होंने स्टडी की है, कुछ इंडिकेटर लिए है एफिशिएंसी के। अब वो मैं बताने का टाइम नहीं है कि टाइम पे कौन आता है, फाइल को कितनी क्लियर करता है, वगैरह वगैरह सारा। उसने ये पाया है कि देयर इज नो डिफरेंस इन एफिशिएंसी बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड हाई कास्ट, राइट, वो इक्वली इफिशिएंट है। हाँ। और ये भी कहा उन्होंने कि कुछ मामले में शेड्यूल कास्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन दी हाई कास्ट। और उन्होंने फिर एक हाइपोथेसिस और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वह क्यों शेड्यूल कास्ट इफिशिएंट है हाई कास्ट से। तो उसका कारण उसने दिया है कि शेड्यूल कास्ट को कंडेम किया जाता है कि तुम लो मेरिट वाले हो और काम नहीं करते हो, इसलिए वो ज्यादा काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिटिसिज्म है कि वो मेरिट जो है वो अंडरमाइन करता है, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसका एक उदाहरण दे दूं कि जब ब्रिटिश के ज़माने में एक डिमांड थी कि भाई इंडियनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, सारे यूरोपियन ऑफिसर थे तो डिमांड करते थे। तो ब्रिटिश ने कहा भाई तुम आओगे तुम्हारी इफिशिएंसी कम हो जाएगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की। तब आर्गुमेंट ये थी कि नहीं, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात मत करो, गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो। अब तब तो ये था और आज जो है, आज जब दलित मांग रहा है जिसको जॉब नहीं मिल रहे, तो आप इफिशिएंसी के आर्गुमेंट कर रहे हैं। इसका कारण अमन ये है, वो सही कारण ये है कि भाई हजारों साल से हमने प्रिविलेजेस को एंजॉय किया। हाँ, एंजॉय किया है। तो एजुकेशन और नौकरी हमारा एरिया है, आप आ कैसे रहे हो? आप कैसे रहे? ये है दरअसल जो ग्रीड है ना, हाँ, यस, जो इकोनॉमिक स्वार्थ है, हाँ, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा है। इंक्रोचमेंट हो, ऐसा लगता कि एजुकेशन हमारा है तो इसमें दलित भी आ रहा है, ओबीसी भी आ रहा है, ट्राइब भी आ रहा है। नौकरियां हमारा एरिया है, उसमें दलित भी आ रहा है, शेड्यूल कास्ट भी आ रहा है, डीएनटी भी आ रहा है। अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ रहा, तब उसके खिलाफ नहीं बात नहीं। तो सवाल यह है कि मटेरियल इंटरेस्ट हार्म होता है, इसीलिए अलग अलग तरीके की आर्गुमेंट निकाली जाती है। और अब इलिट की आर्गुमेंट ले लो, मैंने उसमें पूरा डाटा दिया है कि आप रिजर्वेशन ले लो तो 60 to 70% फायदा दलितों में जो गरीब है उनको मिला हुआ है। उसमें मैंने स्टैटिस्टिक दिया हुआ है। आप टोटल जॉब ले लो ABCD, 60-70% तो CND के है। हाँ। और CND का क्वालिफिकेशन क्या होता है? मैट्रिकुलेशन है, हायर सेकेंडरी है, ज्यादा से ज्यादा BA है। तो वो क्या अच्छे घर का है? नहीं है बिल्कुल।
दूसरा ये है कि मैंने वो भी डेटा दिया हुआ है कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, जो C&D में है, वो सारे हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन के हैं, वो सारे गरीब लड़के हैं। दूसरा डेटा मैंने ये किया कि जो रूरल एरिया के गवर्नमेंट सर्विस में है, अंडर रिजर्वेशन, उसका लैंड बैकग्राउंड क्या है। मैंने ये पाया है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% के पास जमीन जो है वो 2 एकड़ और 1.5 एकड़, हाँ, वो क्या अमीर है। तो बेसिकली रिजर्वेशन का फायदा जो गरीब है उनको हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए। ये क्या है कि ये रिजर्वेशन के खिलाफ आर्गुमेंट देने के लिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है। वो मिथ है, रियलिटी है नहीं। मैंने स्टैटिस्टिक के साथ बिल्कुल बताया है। और ये जो है कि भाई इकोनॉमिक बेस होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, अरे भैया क्यों होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक ग्राउंड पे थोड़ी होता है, डिस्क्रिमिनेशन तो जाति के आधार पर होता है, अमीर हो या गरीब हो, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है। हाँ, ये अलग बात है कि शेड्यूल कास्ट का जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उसको आप इकोनॉमिक बेनिफिट मत दो, स्कॉलरशिप मत दो, फी में कंसेशन मत दो, सब्सिडी मत दो, लेकिन ये मत कहो ना कि उसको रिजर्वेशन ना मिले। उसका भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। राइट। तो रिजर्वेशन का आधार इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता, वो जाति होना चाहिए। और वो दोनों के लिए, इकोनॉमिकली बेटर ऑफ एंड इकोनॉमिकली पुअर, दोनों के लिए रिजर्वेशन हो। इकोनॉमिकली बेटर ऑफ को अब इकोनॉमिक फैसिलिटी जो है वो मत दो ज्यादा से ज्यादा। तो मेरा ख्याल है ये कुछ क्रिटिसिज्म है जिसका मैंने ये जवाब देने की कोशिश की है। जी, तो मैं अभी एक अंतिम सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि जिस तरह का एक लेबर फोर्स भारत में भी आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकता है, अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं, काफी इंडस्ट्रीज भी देश में आ रही है, तो ऐसे में ये इंडियन लेबर मार्केट को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि एक इक्वल सोसाइटी बने, एक सभी में इक्वलिटी हो, इस तरह से लोगों की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, विशेषतः जो मार्केट फोर्स में आपस में काम करने वाले जो लोग होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज भी होती है, तो किस तरह से साथ में हाथ मिला के आगे कैसे बढ़े? नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो कि लेबर की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है, ये रेगुलर सैलरी, उसको इनफॉर्मल वर्कर का इतना प्रोपोर्शन है, 78% है। उसका मतलब क्या है कि जॉब परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट के सारे लेबरर है वो इकट्ठा आना चाहिए, रेगुलर सैलरी, इवन कैजुअल लेबर भी, और औरों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जो नॉन शेड्यूल कास्ट वर्कर है उनकी भी प्रॉब्लम है, वहां पर भी इनफॉर्मल का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो इसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना के कॉन्स्टेंटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस लेबर के बारे में, उसके ऊपर चेक करना बहुत जरूरी है। आजकल होता नहीं है, आजकल नहीं हो रहा है कि लेबर की इशू हमने लेनी चाहिए। और बहुत सारी पॉलिसी तो ऐसी आ गई कि लेबर के राइट को अब बहुत सारा अंडरमाइन कर दिया है। तो मेरा ख्याल है शेड्यूल कास्ट के लेबर जो है उन्होंने इकट्ठा आके यूनियन बना के रेगुलरली जो लेबर के ताल्लुका जो सवाल है वो सवाल सरकार के सामने रखने चाहिए, और राइट पॉलिसी बनाने के लिए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। यही मेरा ख्याल है उसमें सोल्यूशन। जी बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोराट सर की जो किताब है शेड्यूल कास्ट इन द इंडियन लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी। ये किताब अमेजन पर भी उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं। काफी ब्रीफ और डिटेल स्टडी सर ने और उनके सहयोगियों ने की है, और इस किताब से जो इंडियन मार्केट किस तरह डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, विशेषतः शेड्यूल कास्ट के लेबर्स के बारे में, इसका काफी रिसर्च किया है, गहरा अध्ययन किया है, काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस किताब को आप जरूर पढ़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात हो या और कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, अगर भारत में ये डिस्क्रिमिनेशन हट जाए तो डेफिनेटली पॉवर्टी भी हट सकती है। इस किताब में यही कहा गया है कि पॉवर्टी पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। सर, आप हमारे बीच में आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज का कि आपने मुझसे इंटरेक्शन की।